हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर एन की बाउलिया, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट साइंस कॉलेज सीकर। नमस्कार। आपको जैसा कि मालूम है, मैं बॉटनी की क्लासेस ले रहा हूं और राजकीय विज्ञान महाविद्यालय के अंदर इस कोरोना काल के अंदर ऑनलाइन वीडियो क्लासेस चल रही हैं और उसी कड़ी के अंदर मैं आज एमएससी फाइनल ईयर की बॉटनी की 9th पेपर का एक नया टॉपिक लेके आ रहा हूं। टॉपिक पहले से चल रहा है ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसके हमने 2 वीडियो पहले ले चुके हैं और उसी ग्रीन रिवॉल्यूशन की कड़ी के अंदर ये तीसरा वीडियो जारी किया जा रहा है। और ये वीडियो ग्रीन रिवॉल्यूशन से संबंधित जो वीडियो है, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में किस किस प्रकार के रिजल्ट्स हमारे सामने आए हैं और ग्रीन रिवॉल्यूशन ने हमारी किस प्रकार से हेल्प की है और ग्रीन रिवॉल्यूशन से कौन कौन से नए इनोवेशंस हुए हैं, आविष्कार हुए हैं, जिससे मनुष्य को फूड सिक्योरिटी मिली है, खाद्यान्नों की सुरक्षा मिली है। यानी कि वो ऐसे नहीं रहा कि उसे खाद्य पदार्थ नहीं मिल रहे हैं, उसे खाद्य पदार्थ बहुतायत मात्रा के अंदर मिलें और उस बहुतायत मात्रा में मिलने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन से जो इनोवेशंस हुए हैं, उन इनोवेशंस की रिजल्टेंट ग्लोबल लेवल पर फूड सिक्योरिटी डेवलप हुई है। और इसी से संबंधित ये वीडियो हम लेने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है ग्रीन रिवॉल्यूशन, इनोवेशंस फॉर मीटिंग वर्ल्ड फूड डिमांड। यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से किस किस प्रकार के आविष्कार हुए हैं जिससे वर्ल्ड फूड डिमांड, विश्व के अंदर जो खाद्य पदार्थों की मांग है वो किस प्रकार से पूरी हो रही है। इस कड़ी के अंदर यदि हम बात करें, ग्रीन रिवॉल्यूशन पीरियड जो 1960 से लेकर के 2020 तक का पीरियड है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एरा है। इस एरा के अंदर ग्लोबल फूड सिक्योरिटी बढ़ी है और इस एरा के अंदर हम कह सकते हैं ट्रेमेंडस इंक्रीज इन वर्ल्ड फूड प्रोडक्शन। विश्व के अंदर जितनी खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है उसके अंदर काफ़ी ट्रेमेंडस इंक्रीज हुआ है। हम कह सकते हैं प्रोडक्शन के रूप में, डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में और स्पेशली ग्रेन्स उत्पादन के रूप में, जिनमें वीट का उत्पादन है, राइस का उत्पादन है या मेज का उत्पादन है। और ये सभी उत्पादन किस कारण से हुए हैं? ड्यू टू इनोवेशंस इन रूरल एग्रीकल्चर। विशेष रूप से पहले ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर परंपरागत खेती को काम में लिया जाता था, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण से जैसे जैसे नए आविष्कार हुए हैं वैसे वैसे उन्होंने नई नई टेक्निक्स को यूज किया है और टेक्निक्स को यूज करने से इन चीज़ों में विशेष रूप से ग्रेन्स या सीरियल्स या वीट, राइस, मेज के प्रोडक्शन के अंदर लगातार वृद्धि हुई है और इससे एग्रीकल्चरल, रूरल एग्रीकल्चर है, ये काफ़ी एनरिच हुई है। और ये जो इनोवेशंस हैं, इन इनोवेशंस की जो अचीव्ड है या उपलब्धता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ हाई क्रॉप रिसर्च इन्वेस्टमेंट रेट्स है। यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर हाई या ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रेट्स की गई हैं एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन के लिए, मैकेनाइजेशन के लिए और मैसिव यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स। यानी कि प्रोडक्शन जब ज़्यादा लेंगे तो हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी, मैकेनाइजेशन की, फर्टिलाइजर्स की, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन की या इन्वेस्टमेंट की या पेस्टिसाइड्स परचेज करने की या जेनेटिकली इम्प्रूव्ड हाई यील्डिंग वैरायटी यूज लेने के लिए। इस कारण से ये सारे इनोवेशन से इस प्रकार की चीज़ें सामने आई हैं। आल्दो प्रोडक्शन ज़्यादा डबल हो गया है और सीरियल की जो प्रोडक्शन है वो तिगुनी हो गई है विद 30% इंक्रीज इन फार्म एरिया। सिर्फ फार्म एरिया 30% हुआ है और उससे जो सीरियल का प्रोडक्शन है ये डबल से, पॉपुलेशन ट्रिपल हो गई है और उसका जो प्रोडक्शन है वह डबल हो गया है। और ये किस कारण से हुआ है? ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण से। इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण से लोगों को, उपभोक्ताओं को, कंज्यूमर्स को लाभ मिला है। इससे जो फूड प्राइसेस थी वो मार्केट के अंदर डाउन हो गई हैं और विशेष रूप से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर एडवर्स साइड इफेक्ट्स भी आए हैं और इससे इकोसिस्टम की जो क्वालिटी है उसके अंदर भी कुछ डिग्रेडेशन आया है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आया है या बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस हुआ है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी प्रोडक्शन बढ़ा है
और इसी इनोवेशंस के कारण से जो रूरल एग्रीकल्चर थी उसका स्थान धीरे धीरे अर्बन एग्रीकल्चर या शहरों के अंदर जो खेती हो रही है उस खेती ने ले लिया। और इस अर्बन एग्रीकल्चर को हम डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोडक्शन के रूप में, प्रोसेस के रूप में और डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में, विशेष रूप से फूड्स के मामले में और इससे रिलेटेड अदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो प्लांट से रिलेटेड होते हैं या एनिमल से, लिव स्टॉक से रिलेटेड होते हैं, जो शहरों के आसपास रहते हैं, जो विशेष रूप से वहाँ की जो लोकल नीड्स होती हैं उनको ये अर्बन एग्रीकल्चर पूरा कर रहा है। यदि हम आने वाली 2050 की बात करें तो अराउंड 68% वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है ये इस प्रकार से प्रभावित हो जाएगी कि गाँव से ये 68% ट्रांसफ़र होकर के शहरों की तरफ चली जाएगी। और इससे क्या होगा, इससे जो एग्रीकल्चर है उससे करीबन 50% ज़्यादा फूड की आवश्यकता होगी, क्योंकि 68% जब डाइवर्ट हो जाएगी शहरों की ओर तो उससे खेती या खाद्यान्न की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जिससे 50% फूड की ज़्यादा डिमांड होगी। जो एट प्रेजेंट जो आवश्यकता है वह अराउंड 9.73 बिलियन पीपुल्स को मिल रही है। और इसके रिजल्टेंट यदि हम अर्बन एग्रीकल्चर की बात करें तो ये इंक्रीजिंग हो रही है, कंसिडर टू आल्सो बिकम एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू फ्यूचर अर्बन फूड सिक्योरिटी। यानी कि रूरल एग्रीकल्चर के बजाय ये एक तरह से अर्बन एग्रीकल्चर फूड सिक्योरिटी को बढ़ावा दे रही है। और ये अर्बन एग्रीकल्चर है, इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो फूड सिक्योरिटी इज करंटली प्रोवाइडेड बाय 100 to 200 मिलियन अर्बन फार्मर्स वर्ल्ड वाइड। यदि पूरे विश्व के अंदर बात करें तो 100 से लेकर के 200 मिलियन अर्बन फार्मर्स हैं जो वर्ल्ड वाइड फैले हुए हैं। विशेष रूप से वे प्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट फ्रेश एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और अर्बन जो एग्रीकल्चर है ये एक तरह से इनिशिएटिव्स कर रही हैं या क्लेम कर रही हैं कि फूड रेजिलियंस, फूड की जो माइल्स है ये रिड्यूस हो और उसका जो इकोनॉमिक प्रेशर है वह भी कम हो, और जो पुअरेस्ट पीपुल्स हैं उनकी सेल्फ सफिशिएंटी बढ़े और इससे जॉब्स क्रिएट हों या रोज़गार उत्पन्न हों। और इस अर्बन एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिस है ये भी क्लेम करती है कि ये एजुकेशन को भी सपोर्ट करे, कम्युनिटी हेल्थ को भी सपोर्ट करे, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन को भी सपोर्ट करे और अर्बन ब्यूटिफिकेशन। शहरों के अंदर आप देख रहे हैं जगह जगह पर पार्क हैं, रोड हैं, उनके ऊपर प्लांटेशन हो रहा है, ये ड्यू टू अर्बन एग्रीकल्चर हो रहा है। और अर्बन एग्रीकल्चर कंटिन्यूसली कई चीज़ों का सामना कर रही है, विशेष रूप से लैंड इनसिक्योरिटी इश्यूज़ का सबसे ज़्यादा सामना कर रही है, क्योंकि शहरों के अंदर लैंड कम होती जा रही है, इसका कंपटीशन बढ़ रहा है और उसके साथ साथ में शहरों के अंदर पोल्यूशन भी ज़्यादा हो रहा है, प्रदूषण भी ज़्यादा हो रहा है। इस कारण से अर्बन जो इकोसिस्टम है एग्रीकल्चर का वह एक तरह से प्रभावित हो रहा है और इसके कारण से जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो भी कंटामिनेटेड हो रहे हैं। इससे जो भी जल मिल रहा है आसपास के अंदर उसके अंदर हैवी मेटल्स आ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स आ रहे हैं, जिससे हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं ये भी सामने आ रही हैं। क्योंकि वहाँ पर अर्बन जो पार्ट है वहाँ पर सैनिटाइजेशन की और वेक्टर डिजीज की भी ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, इसलिए अर्बन एग्रीकल्चर को बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस सबसे को सॉल्व करने के लिए कुछ अटैम्प्ट्स लिए जा रहे हैं, कुछ चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं, जिससे साइंटिफिक नॉलेज मिले, एडवांसेज हों और एग्रीकल्चर के अंदर इनोवेशंस हों टेक्नोलॉजी के अंदर, जिससे कॉमन अर्बन एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेज हैं वो आगे सामने आएँ। और एक प्रकार से प्रेजेंट इनोवेटिव अर्बन एग्रीकल्चर की बात करें तो इसे दो भागों के अंदर बांटा गया है। प्रेजेंट अर्बन जो एग्रीकल्चर है, पहला है अनकंट्रोल्ड एनवायरमेंट एग्रीकल्चर, जिसे UEA अनकंट्रोल्ड एनवायरमेंटल एग्रीकल्चर नाम से स्पष्ट है कि ऐसी एग्रीकल्चर जिसके ऊपर एनवायरनमेंट का कोई नियंत्रण नहीं है। दूसरा है कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल एग्रीकल्चर, ये इस प्रकार की खेती है जिसे
एनवायरनमेंट के साथ में कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में और भी हम स्पष्ट कर सकते हैं, जो अनकंट्रोल्ड एनवायरमेंटल एग्रीकल्चर है उसके लिए ओपन स्पेस चाहिए होता है। विशेष रूप से वेजिटेबल गार्डन्स, जैसे आप बड़े बड़े मकान होते हैं, छत होती हैं, फ्लैट्स होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं, उनकी जो रूफ टॉप्स होती हैं उनके ऊपर गार्डन्स बना लिए जाते हैं, या ऐसी बिल्डिंग पर कम्युनिटी गार्डन्स बना लिए जाते हैं। और ये कॉमनली स्टेड है जो विशेष रूप से एक अच्छा रोल प्ले करते हैं फूड सिक्योरिटी के लिए। विशेष रूप से सिटीज़ के अंदर वर्ल्ड वाइड इस प्रकार की चीज़ें आ रही हैं जो अनकंट्रोल्ड एनवायरमेंटल एग्रीकल्चर के रूप में होती हैं, जिसके ऊपर एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस प्रकार के तरीकों से खेती की जा सकती है अर्बन एरियाज के अंदर। दूसरा है कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल एग्रीकल्चर। इस प्रकार की कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल एग्रीकल्चर के अंदर जो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स हैं उनको ऑप्टिमाइज किया जाता है, और ऑप्टिमाइज करके उनके बीच के अंदर एक तरह से समझौता किया जा सकता है, और इससे एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाता है, जिसके कई एग्जाम्पल्स हैं, जिसे ग्रीन हाउसेज के नाम से हम जानते हैं, इंडोर फार्मिंग के नाम से जानते हैं, वर्टिकल फार्मिंग के नाम से जानते हैं, बिल्डिंग इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की जो फार्मिंग है, उन फार्मिंग के अंदर जो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स हैं उनको कंट्रोल्ड किया जाता है, और उस कारण से इसे कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। कंट्रोल्ड जो एनवायरमेंटल एग्रीकल्चर है ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड अप्रोच है फूड प्रोडक्शन के लिए। इस प्रकार का जो कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल एग्रीकल्चर है, इससे एक तरह से प्रोटेक्शन और ऑप्टिमल ग्रोइंग कंडीशंस थ्रू आउट द डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप प्रोवाइड होती हैं, जिससे प्रोडक्शन है उस प्लेस के अंदर एनक्लोज्ड होता है, बाउंडेड होता है ग्रोइंग स्ट्रक्चर के रूप में, जिसे जैसे ग्रीन हाउस के रूप में कह सकते हैं या बिल्डिंग के रूप में कह सकते हैं, जिसके अंदर इन सारी चीज़ों को, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल एग्रीकल्चर ऑप्टिमाइज करता है रिसोर्सेज को, जैसे वाटर है या एनर्जी है, स्पेस है या कैपिटल है या लेबर है, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है या ऑप्टिमाइज करता है। जैसे आप सामान्य एग्रीकल्चर की बात करें तो उसके अंदर ज़्यादा पानी की या वाटर की आवश्यकता होगी, ज़्यादा सनलाइट की आवश्यकता होगी, ज़्यादा स्थान या जगह की आवश्यकता होगी, ज़्यादा कैपिटल राशि की आवश्यकता होगी, ज़्यादा श्रम की आवश्यकता होगी। लेकिन इस प्रकार की जो एग्रीकल्चर होगी उनको ज़रूरत तो होगी सब चीज़ों की, लेकिन उसको ऑप्टिमाइज किया जाता है या मिनिमाइज किया जा सकता है। इस प्रकार से कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल एग्रीकल्चर है। इस टेक्नोलॉजी के अंदर कई प्रकार की टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जा रहा है, जैसे हाइड्रोपोनिक्स एक प्रकार की टेक्निक है, एक्वाकल्चर एक प्रकार की टेक्निक है, एक्वापोनिक्स एक प्रकार की टेक्निक है। ये कंट्रोलेबल वेरिएबल्स हैं। इन कंट्रोलेबल वेरिएबल्स के अंदर जो टेम्परेचर है, जिसमें एयर है या न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है या रूट जोन है, इनको कंट्रोल किया जाता है। ह्यूमिडिटी को कंट्रोल किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी को कंट्रोल किया जाता है, लाइट की इंटेंसिटी, उसके स्पेक्ट्रम और उसके इंटरवल को कंट्रोल किया जाता है, न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन को कंट्रोल किया जाता है, जो फर्टिलाइजर्स यूज लेते हैं उनके अंदर कितना पीएच होना चाहिए उसे कंट्रोल किया जाता है। इस प्रकार के कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल एग्रीकल्चर की जो फैसिलिटीज़ हैं वो फुल्ली ऑटोमेटेड होती हैं, और ये ऑटोमेटेड होकर के ग्लास हाउसेज के रूप में होती हैं जो कंप्यूटर से कंट्रोल्ड होती हैं, विशेष रूप से पानी देने के लिए, प्रकाश देने के लिए या वेंटिलेशन एयर देने के लिए, और लो टेक सॉल्यूशंस होते हैं न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए। इस प्रकार के जो क्लॉचेज होते हैं ये प्लास्टिक फिल्म के रूप में होते हैं जो फील्ड के चारों तरफ लगा दिए जाते हैं, जिनके अंदर क्रॉप को ग्रो किया जाता है और उनको प्लास्टिक के टनल्स के जरिए कवर्ड किया जाता है। इस प्रकार की जो इनोवेटिव अर्बन एग्रीकल्चर होती है उसके अंदर जो फूड प्रोडक्शन होता है उसे ऑप्टिमाइज किया जाता है, मिनिमाइज किया जाता है, और मिनिमाइजिंग में उसकी मेंटेनेंस एज वेल एज जो रिसोर्सेज होते हैं
उनको कम किया जाता है और जो यील्ड होता है उसे ज़्यादा बढ़ाया जाता है। यानी कि उस खेती करने के लिए जो आवश्यकताएं होती हैं उनको तो कम किया जाता है, लेकिन उससे प्रोडक्शन या यील्ड को बढ़ावा दिया जाता है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाता है, जिसमें एटलीस्ट वन ऑफ द रिसेंट टेक्नोलॉजी है इनोवेशंस इस मेथड्स के अंदर, जो रेस्पेक्टिव है वेदर इट कंसर्न एन ओपन और क्लोज सिस्टम, जो ओपन सिस्टम से कंसर्न हो सकती है या क्लोज सिस्टम से भी कंसर्न हो सकती है। इस प्रकार की जो इनोवेशंस हैं उन इनोवेशंस के अंदर इंडोर एग्रीकल्चर शामिल है, या रिमोट सेंसिंग शामिल है, या वर्टिकल एग्रीकल्चर शामिल है, हाइड्रोपोनिक्स शामिल हैं, एरोपोनिक्स शामिल हैं, एक्वापोनिक्स शामिल हैं, और सॉइललेस एग्रीकल्चर शामिल है, और प्रिसिशन एग्रीकल्चर शामिल हैं। इसके अलावा और भी अदर नोवेल टेक्नोलॉजीज हैं जो एक तरह से इनोवेशंस के रूप में आती हैं। ये इनोवेटिव अर्बन जो एग्रीकल्चर है ये एट प्रेजेंट काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रही है। विशेष रूप से हम 2010 के बाद की बात करें तो 2010 के बाद में काफ़ी रैपिडली ये डेवलप हो रही है, और इसको ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फूड प्राइस क्राइसिस से हम कोरिलेट कर सकते हैं। इसमें अलग अलग फार्मिंग को अलग अलग रूप में हम बात करेंगे। जैसे वर्टिकल फार्मिंग की हम बात करें, वर्टिकल फार्मिंग एक प्रकार से ऐसी फार्मिंग है जिस फार्मिंग के अंदर विशेष रूप से इस प्रकार की जैसे बिल्डिंग है, ऐसी बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के अंदर जगह तो कम है, और इस कम जगह के अंदर विशेष प्रकार के पार्टीशंस बना लिए जाते हैं। इस प्रकार के पार्टीशंस बना लिए जाते हैं, और उन पार्टीशंस के अंदर इस प्रकार के स्टैंड्स बना लिए जाते हैं, ऐसे स्टैंड्स बना लिए जाते हैं, और इन स्टैंड्स के बीच बीच में यहाँ पर प्लांटेशन किया जाता है। इस जगह पर प्लांटेशन किया जाता है, इस जगह पर प्लांटेशन किया जाता है, इस जगह पर प्लांटेशन किया जाता है, और यहाँ पर इन सब को प्लांटेशन करने के लिए विशेष प्रकार के सिस्टम्स रखे जाते हैं। पोट भी हो सकते हैं, कोई ट्यूब भी हो सकती हैं, प्लास्टिक के पाइप भी हो सकते हैं, जिनके अंदर एक साथ पानी भी दिया जा सकता है, एक साथ न्यूट्रिएंट भी दिए जा सकते हैं। और इस प्रकार की जो वर्टिकल फार्मिंग होती है ये सीढ़ी दर सीढ़ी के रूप में होती है, जिसके अंदर यदि ऊंचाई भी ज़्यादा है तो इनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको तोड़ने के लिए आजकल इस प्रकार के एक तरह से हम कह सकते हैं मानव की जैसे चीज़ें आ गई। जैसे होटल रेस्तरां के अंदर आप बैरे के रूप में मशीनें काम कर रही हैं, इस प्रकार की मशीनें जिन्हें आप रोबोट कह सकते हैं, इस प्रकार के रोबोट टाइप उपकरण आ गए हैं जो इन सब चीज़ों को कर रहे हैं, जो सारी कंप्यूटराइज्ड हैं, कंट्रोल्ड मेथड के अंदर हैं। इस प्रकार की जो वर्टिकल फार्मिंग प्रैक्टिसेज हैं इससे फूड प्रोडक्शन हो रहा है वर्टिकली स्टेक्ड लेयर्स के रूप में, और ये स्काई क्रैपर्स के रूप में होती हैं, वाटर हाउसेज के रूप में हो सकती हैं, शिपिंग कंटेनर्स के रूप में हो सकती हैं। और इस प्रकार की जो मॉडर्न आइडियाज़ हैं वर्टिकल फार्मिंग के, ये इंडोर फार्मिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, जिनके अंदर एनवायरनमेंट को कंट्रोल किया जाता है, जिसे हमने बात की कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल एग्रीकल्चर के नाम से जिसे जानते हैं। इस तरह से ये जो टेक्नोलॉजी है वर्टिकल फार्मिंग की एक प्रकार से कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी है, और इस एनवायरमेंटल फैक्टर्स को कंट्रोल किया जाता है, जिसे आर्टिफिशियल कंट्रोल्ड लाइट प्रोवाइड की जाती है, एनवायरमेंटल कंट्रोल ह्यूमिडिटी का, टेम्परेचर का, गैसेज का और फर्टिगेशन आदि का कंट्रोल किया जाता है। इस प्रकार की जो वर्टिकल फार्मिंग है ये एक तरह से मॉड्यूलर होती है। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे कि एक तो पहले सामान्य रूप से किचन घरों के अंदर जंगल में कहीं भी काम लेते थे, लेकिन आजकल आप घरों के अंदर किचन देखेंगे तो मॉड्यूलर किचन का नाम आ रहा है। मॉड्यूलर यानी कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर किचन जैसा काम होता ही नहीं है, काम सब कुछ होता है वहाँ पर, लेकिन दिखने में एकदम ऐसी सुव्यवस्थित होती है। और इसी प्रकार से ये जो खेती का तरीका है ये भी एक प्रकार से मॉड्यूलर फॉर्म में होता है, जो एक तरह से एडजस्टेड हो सकता है, फिट कहीं भी किया जा सकता है, किसी भी बिल्डिंग के अंदर फिट किया जा सकता है। वर्टिकल फार्म्स जो होते हैं उनको ज़्यादा पीपुल्स फीड करते हैं, रेगुलर फार्मिंग होती है, जिन्हें
करीबन 75 टाइम्स मोर फूड पर स्क्वायर पर फुट ज़्यादा मिल सकता है। जो ट्रेडिशनल फार्म होते हैं उनके मुकाबले 75 टाइम्स ज़्यादा प्रोडक्शन मिल जाता है इस प्रकार की फार्मिंग से। और जो वर्टिकल फार्म्स होते हैं ये इनके अंदर किसी प्रकार का पेस्टिसाइड्स यूज नहीं किया जाता है। आप सामान्य जो फार्मिंग होती हैं उनके अंदर पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, फंगीसाइड्स यूज करते हैं। तो इस प्रकार की फार्मिंग में न तो पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं न फंगीसाइड्स यूज किए जाते हैं, और जो फूड होता है, जो खाद्य पदार्थ मिलते हैं वो काफ़ी हेल्दियर होते हैं, सेफर होते हैं, सुरक्षित होते हैं। और इस प्रकार के जो फार्म्स होते हैं इनको कम वाटर कंजम्पशन की आवश्यकता होती है क्योंकि ये इंडोर होते हैं, और इंडोर होने से 90% लेस वाटर की आवश्यकता होती है आउटडोर फॉर्म्स के मुकाबले। आप देख सकते हैं बाहर की जो खेतों के अंदर है ज़्यादा से ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता पड़ती है। आजकल यहाँ पर भी जो खेती का तरीका है चेंज हो गया है, जिसे फव्वारे के माध्यम से कर रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की टेक्निक के अंदर और भी कम वाटर की आवश्यकता होती है, यानी कि सिर्फ 10% वाटर से ही इस प्रकार की खेती की जा सकती है। इस प्रकार की जो इंडोर फार्मिंग है उसे कंट्रोल्ड प्लांट फर्टिलाइजिंग न्यूट्रिएंट्स किए जाते हैं, और जो फूड होता है यहाँ पर जो ग्रो किया जाता है ये हाईली न्यूट्रिशियस होता है, और इसके लिए ग्रो ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ फूड, इससे ज़्यादा मात्रा के अंदर फूड उत्पन्न होता है। रिलेटिवली स्मॉल स्पेस, आप देखें बड़ा सारा खेत है और प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है, यहाँ पर छोटा सा खेत है और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस प्रकार की चीज़ें इस प्रकार की फार्मिंग के अंदर देखने को मिल रही है, जहाँ पर कम जगह की आवश्यकता होती है, कम वाटर की आवश्यकता होती है। एक कैलकुलेशन है 6500 स्क्वायर मीटर एरिया के अंदर 9 करोड़ से लेकर के 9 किलो हार्वेस्ट तक यहाँ पर मात्रा हो जाती है इतने से एरिया के अंदर। वर्टिकल जो फार्मिंग मेथड है ये एक तरह से जो लैंड का जो प्रेशर है, शहरों के अंदर कम लैंड मिल रही है उसको कम करता है, उसको लैंड की जो आवश्यकता है उसको कम कर देता है। और जो रेन फॉरेस्ट जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ खेती नहीं हो सकती है, उस जगहों के लिए समाधान है। और इसके साथ साथ में यदि ज़मीन हमारे पास से उपजाऊ नहीं है तो उसे थोड़े दिन के लिए छोड़ सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो तैयार हो जाती है और अदर लैंड रिकवर हो जाती है, जिससे टॉप सॉइल रिप्लेनिश हो जाती है। इससे कार्बन जो कंजम्पशन है ये भी कम होता है। और इसी के साथ साथ में एक विंडो फार्मिंग भी देखने को मिलती है। विंडो फार्मिंग के केस के अंदर आप देखें तो जैसे इस प्रकार की फार्मिंग सामने आती है, जिसके अंदर जैसे हाउस है, घर है, और घर की यह खिड़की है, ये जैसे खिड़की है, और इस खिड़की के अंदर हमने कोई पॉट रख दिया है और इस पॉट से इस तरफ सनलाइट मिल रही है और यहाँ से हम पानी डाल रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जहाँ जहाँ विंडो होते हैं वहाँ वहाँ हम हमारे जो प्लांट्स होते हैं, पॉट्स होते हैं, उनको रख सकते हैं और रख करके वहाँ पर खेती कर सकते हैं। इस प्रकार की जो विंडो फार्मिंग है ये हाइड्रोपोनिक अर्बन गार्डनिंग सिस्टम है। और हाइड्रोपोनिक अर्बन गार्डन सिस्टम है ये इंडोर गार्डन है जिसके अंदर ईयर राउंड ग्रोइंग होता है, हर वर्ष से ग्रो करती हैं, और किसी भी विंडो के अंदर इस प्रकार के प्लांट्स लगाए जा सकते हैं। ऐसे प्लांट्स नेचुरल लाइट को यूज करते हैं और क्लाइमेट कंट्रोल्ड लिविंग स्पेस के अकॉर्डिंग क्लाइमेट कंट्रोल हो जाता है, और उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये ऑर्गेनिक लिक्विड सॉइल के रूप में हम यूज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ में आप देखें तो ग्रीन हाउसेज हैं, और ये जो ग्रीन हाउसेज होते हैं ये आपने देख रहे होंगे आजकल बड़े बड़े बाहर रोड के ऊपर आप निकलेंगे तो खेतों के अंदर इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और इस प्रकार की चीज़ें आप जब देखेंगे तो इस रूप में आप जैसे किसी खेत के अंदर देखेंगे तो इस प्रकार के डोम शेप्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, और इस प्रकार के डोम शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर बाहर से आपको ये ऐसी ग्रीन नेट टाइप स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, या फिर यह ग्लास के रूप में देखने को मिलती है, या वाइट एक तरह से
पर्दे के रूप में ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बाहर से हमें सिर्फ इसी रूप में दिखाई देती हैं, अंदर क्या है ये हमें नहीं मालूम है। लेकिन इस प्रकार के जो ग्रीन हाउसेज होते हैं, उन ग्रीन हाउसेज के अंदर जो दीवार होती हैं ये एक प्रकार के इस पर्दे के रूप में होती हैं, जो इसकी छत बना लेती हैं या दीवार बना लेती हैं, और ये काफ़ी चीप होती हैं, सस्ती होती हैं। ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल ग्लास के रूप में भी हो सकता है, कर्टेन के रूप में भी हो सकता है, और इससे जो प्लांट्स का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो आवश्यकता होती है उतनी आती है जितनी रिक्वायर्ड होती है। और इसका जो इंटीरियर है, अंदर का जो एरिया है ग्रीन हाउस का, ये एक्सपोज्ड होता है, जिसके अंदर सनलाइट चली जाती है, और इसके अंदर तुलनात्मक भारी वातावरण की तुलना में के अंदर जो गर्मी होती है वह कम होती है, और जो एक्सटर्नल एम्बिएंट टेम्परेचर होता है उससे ये सुरक्षित करता है प्लांट्स को। और इसके साथ साथ में ही यहाँ पर कोल्ड वेदर बना रहता है। इस प्रकार के जो कई कॉमर्शियल ग्लास हाउसेज हैं या ग्रीन हाउसेज हैं या हूथ हाउसेज हैं, जो हाई टेक प्रोडक्शन के रूप में होते हैं, और ऐसे स्थिति के अंदर इनको हम देखें तो ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं, जिनसे हम वेजिटेबल्स ले सकते हैं, फ्लावर्स ले सकते हैं। जो ग्लास ग्रीन हाउसेज होते हैं उनके अंदर विशेष रूप से कई प्रकार के इक्विपमेंट्स भी होते हैं, जिनके अंदर स्क्रीन इंस्टॉलेशन भी होते हैं, हीटिंग सिस्टम भी होता है, कूलिंग सिस्टम भी होता है, लाइटिंग भी होता है, और इन्हें कंप्यूटर के जरिए कंट्रोल्ड किया जा सकता है, ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। प्लांट को किस प्रकार की आवश्यकता है, उसकी ग्रोथ को कैसी कंडीशंस की आवश्यकता है, उसके अकॉर्डिंग उसे कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे ही हाइड्रोपोनिक्स है। हाइड्रोपोनिक्स इस प्रकार का एक कल्चर है जिसे हाइड्रोकल्चर के नाम से जानते हैं। इस हाइड्रोपोनिक्स के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उन्हें बिना सॉइल के ग्रो किया जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं बिना सॉइल के कोई प्लांट ग्रो कर सकता है, लेकिन हाँ, यहाँ पर इस प्रकार की खेती हो रही है जिसमें किसी सॉइल की ज़रूरत नहीं है। सॉइललेस प्लांटेशन या सॉइललेस एग्रीकल्चर, जिसे हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जानते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको किसी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता नहीं होती है, इन्हें मिनरल न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो सॉल्यूशन के रूप में, वाटर सॉल्वेंट के रूप में प्रोवाइड किए जाते हैं। इस प्रकार की खेती के अंदर जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं उन्हें ग्रो किया जाता है, और उनकी जो रूट्स होती हैं उन्हें एक्सपोज्ड किया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है, और उनके ऊपर जो मिनरल सॉल्यूशंस होते हैं उनकी रूट्स के ऊपर स्प्रे किया जाता है इनर्ट मीडियम के रूप में, और इवन उनकी रूट्स के साथ साथ में परलाइट और ग्रेवल जैसी चीज़ें भी रख दी जाती हैं जिससे रूट्स ज़्यादा फैलने लग जाएं। और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हाइड्रोपोनिक्स के अंदर, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स काम में लेते हैं वो फिश के वेस्ट भी हो सकते हैं। मछलियाँ मर जाती हैं तो उनका जो वेस्ट होता है, या जो डक होती हैं, बतख होती हैं, या मुर्गी का जो फार्म होता है उसको भी यूज लिया जाता है, और नॉर्मल न्यूट्रिएंट्स भी इसके अंदर काम में लेते हैं। तो इस प्रकार की जो खेती है जिसके अंदर हाइड्रोपोनिक्स एक तरह से सॉइललेस एग्रीकल्चर है, ऐसे ही है हाइड्रोकल्चर। हाइड्रोकल्चर इस प्रकार की खेती है जिसके अंदर प्लांट्स को ग्रोविंग किया जाता है सॉइललेस मीडियम के अंदर, और इस प्रकार के सॉइललेस मीडियम के अंदर एक्वेटिक बेस्ड एनवायरनमेंट होता है। सॉइल तो नहीं होती है, लेकिन ठीक उस प्रकार का एनवायरनमेंट होता है जिस प्रकार से उस प्लांट की जो रूट्स होती हैं ये जल के अंदर डूबी हुई रहें या जलीय परिस्थितियां उसको मिलें। ऐसे कल्चर को हाइड्रोकल्चर के नाम से जानते हैं। और जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको वाटर के थ्रू दिया जाता है। ऐसे है एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर इस प्रकार की फार्मिंग है जिसके अंदर प्लांट्स को कल्टीवेट नहीं किया जाता है। फार्मिंग ऑफ फिश, यानी कि फिश मछली, क्रस्टेशियस जितने भी केकड़े होते हैं, आर्थ्रोपोड्स होते हैं, या मोलस्का के मेंबर होते हैं, या जलीय प्लांट्स होते हैं, एल्गी होती हैं, या अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन सब को साथ के अंदर जब मिल करके फार्मिंग की जाती है तो इस पूरी फार्मिंग को एक्वाकल्चर के नाम से जानते हैं। यानी कि
प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स दोनों के साथ में जो खेती की जाती है उसे एक्वाकल्चर के नाम से जानते हैं। इस एक्वाकल्चर के अंदर जो कल्टीवेशन होता है ये फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर यूज किया जाता है, जो अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर यूज में लिया जाता है। इसे कंट्रास्ट विद कॉमर्शियल फिशिंग के साथ में यूज करते हैं और इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है वाइल्ड फिश के साथ में की जाती है। मेरीकल्चर एक तरह से एक्वाकल्चर के रूप में है, जो मैराइन एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है वाटर हैबिटेट के नीचे की तरफ। इसी से जुड़ा हुआ है एक्वापोनिक्स। एक्वापोनिक्स इस प्रकार की फार्मिंग है जिसके अंदर एक्वाकल्चर प्लस हाइड्रोपोनिक्स दोनों होते हैं। मीन्स इस प्रकार की खेती के अंदर कन्वेंशनल एक्वाकल्चर जिसके अंदर एक्वाटिक एनिमल्स जैसे स्नेल्स हैं, फिश हैं, क्रे फिश हैं और प्रॉन्स हैं, ऐसे तो होते ही होते हैं और इनके साथ साथ में प्लांट्स को भी कल्टीवेट किया जाता है, हाइड्रोपोनिक्स को भी कल्टीवेट किया जाता है पानी के अंदर। यानी कि इस एक्वापोनिक्स के अंदर एक्वाकल्चर प्लस हाइड्रोपोनिक्स दोनों का कल्चर किया जाता है और एक तरह से सिम्बायोटिक एनवायरनमेंट होता है। और जो नॉर्मल एक्वाकल्चर होता है ये एक्सक्रीशन फ्रॉम द एनिमल्स बीइंग रेज्ड कैन एक्युमुलेट इन द वाटर इंक्रीजिंग टॉक्सिसिटी। यदि अलग से ही होता है एक्वाकल्चर तो ऐसी स्थिति के अंदर वह पानी को प्रदूषित करता है, लेकिन प्लांट्स जब साथ में ग्रो करते हैं तो पानी को प्रदूषित नहीं करता है। और ऐसी स्थिति में जो वाटर होता है एक्वाकल्चर सिस्टम का ये फेड टू हाइड्रोपोनिक सिस्टम, जो जल के अंदर उगने वाले प्लांट्स होते हैं उनको एक तरह से पोषक पदार्थ उपलब्ध कराता है बाई प्रोडक्ट के रूप में। इस प्रकार के जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जल के अंदर वो उनसे नाइट्रेट प्रोवाइड करते हैं और उसके साथ साथ में उनको प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स के रूप में यूज करते हैं और वे रिसर्कुलेट या रिसाइकल्ड हो जाते हैं। ऐसे ही एक एग्रीकल्चर है जिसे एरोपोनिक्स के नाम से जानते हैं। एरोपोनिक्स इस प्रकार की एग्रीकल्चर है जिसके अंदर प्लांट्स को एयर के अंदर ग्रो किया जाता है, मिस्ट एनवायरनमेंट में ग्रो किया जाता है। इसमें भी किसी प्रकार की सॉइल यूज नहीं की जाती है। इसे एग्रीगेट मीडियम प्रोवाइड किया जाता है जिसमें जियोपोनिक्स के नाम से भी इस एरोपोनिक्स को जानते हैं। इसके अंदर वाटर को यूज किया जाता है, फिश वेस्ट को यूज किया जाता है और विदाउट ग्रोइंग मीडियम किसी प्रकार का ग्रोइंग मीडियम यूज नहीं लिया जाता है। ऐसे ही एल्गा कल्चर, एल्गा आप नाम समझते हैं, एल्गा मीन्स एल्गी, शैवालों, इसके अंदर शैवाल का ही कल्चर खेती की जाती है। फार्मिंग ऑफ स्पीसीज ऑफ एल्गी, शैवालों की ही फार्मिंग की जाती है। इस प्रकार की जो इनफॉर्मल टर्म है ये 4 लार्ज डाइवर्स ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, ऐसे प्रकाश संश्लेषी ऑर्गेनिज्म का समूह है जो विशेष रूप से नॉट नेसेसरली क्लोजली रिलेटेड एंड दस पॉलीफाइलेटिक होता है। और इसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं जो यूनिसेलुलर हो सकते हैं, जेनेरा के रूप में हो सकते हैं, यूनिसेलुलर जेनेरा के रूप हो सकते हैं, जैसे क्लोरेला, डाइटम्स हैं, कुछ मल्टी सेलुलर फॉर्म्स हैं एल्गी की जिसमें जैसे जाइंट कैल्प हैं, फ्यूफाइसी के मेंबर्स हैं, लार्ज ब्राउन एल्गी हैं, ये भी फ्यूफाइसी के मेंबर्स हैं और ये करीबन 50 मिलीमीटर लेंथ में होते हैं और ये मोस्ट आर एक्वेटिक और ऑटोट्रोफिक होते हैं और लेक मैनी अदर डिस्टिंक्ट सेल हो सकते हैं, इसका टिश्यू टाइप हो सकते हैं। इसके अंदर स्टोमेटा, जाइलम, फ्लोएम, इस प्रकार की चीज़ें जो लैंड प्लांट्स के अंदर मिलती हैं वो हो सकती हैं। इससे के साथ साथ में जो लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स मैराइन एल्गी होते हैं जिन्हें सी वीड्स के नाम से जानते हैं वो भी इनके अंदर ग्रो किए जा सकते हैं। जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स फ्रेश वाटर फॉर्म्स होती हैं जो कैरोफिटा के मेंबर्स हैं जिनमें जैसे स्पाइरोगायरा का नाम आता है, स्टोनवर्ट कारा का नाम आता है। इस प्रकार से ग्रीन रिवॉल्यूशन और इनोवेशंस फॉर मीटिंग वर्ल्ड फूड डिमांड के कंक्लूजन्स की हम बात करें तो इनोवेटिव अर्बन एग्रीकल्चर डेवलप हो रही है जिससे प्रोडक्शन सिस्टम बढ़ रहा है जो एक तरह से कॉम्प्लीमेंट है अर्बन एग्रीकल्चर का, जिससे
फूड सिक्योरिटी और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी सिग्निफिकेंटली बढ़ रही है। और इसके रिगार्डिंग हम बात करें तो इससे रियलिस्टिक प्रोडक्शन स्केल बढ़ रही है और इनोवेटिव अर्बन एग्रीकल्चर से वेरियस स्किल्स प्रोवाइड हो रही हैं, जिसे पोटेंशियल मिल रहा है कंट्रीब्यूशन टू फूड सिक्योरिटी के अंदर बाय सपोर्टिंग लोकल फूड सप्लाई। जो भी लोकल फूड सप्लाई है उसको सपोर्ट मिल रहा है, पर्टिकुलरली पेरिशेबल हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स, विशेष रूप से जो रोज़मर्रा की चीज़ें सब्जियों के रूप में सबसे ज़्यादा ये सार्थक हो रहा है। और रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन द रूरल अर्बन फूड वैल्यू चेन, कि हम अधिकतर बाहरी जो ग्रामीण जगहों से जो चीज़ें आती हैं उन्हीं के ऊपर डिपेंड रहते हैं, लेकिन इससे अर्बन जो प्रोवाइड है वो भी अर्बन एग्रीकल्चर जो प्रोवाइड कर रही चीज़ें उनसे एक तरह से डिपेंडेंसी रूरल पर ख़त्म हो रही है। इसके साथ साथ में कॉमर्शलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन जैसे जैसे अर्बन एग्रीकल्चर का हो रहा है वैसे वैसे फास्टर और मोर एडवांस्ड डेवलप कंट्रीज़ के अंदर इस प्रकार की एग्रीकल्चर बढ़ रही है। विशेष रूप से डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जैसे यूएस के अंदर बात करें, इंटेंसिव अर्बन एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। इस प्रकार की एक इंडस्ट्री काम कर रही है जो एक्सपेंडिंग और ट्रांसफरिंग देयर टेक्नोलॉजीज टू अदर रीजन्स वर्ल्ड वाइड, यानी कि वहाँ पर तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ में दूसरे देशों के अंदर भी इस टेक्नोलॉजी का प्रचार और प्रसार हो रहा है, जिससे लोग बाग इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। और यदि हम बात करें फ्यूचर की, तो जो कॉमर्शियल इनोवेटिव अर्बन एग्रीकल्चर है ये टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड होगी, प्रोड्यूस वर्ल्ड्स मेजर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन सोर्स जो क्रॉप्स हैं, सीरियल्स हैं, शुगर्स हैं, कैन हैं, मेज हैं, रूट्स हैं, ट्यूबर्स हैं, राइस हैं, व्हीट हैं, इनके एक तरह से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और इससे न्यूट्रिशनल नीड्स का जो बैलेंस है ये बैलेंस मिलेगा। जो करंट इनोवेटिव अर्बन एग्रीकल्चर है उससे का एक तरह से कॉम्प्लीमेंट होगा रूरल एग्रीकल्चर का, यानी कि लोग बाग रूरल एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट हो रहे हैं, उनके लिए एक अल्टरनेटिव मिलेगा इनोवेटिव अर्बन एग्रीकल्चर का। और इससे ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा इंडोर एंड वर्टिकल अर्बन एरियाज फॉर इनोवेटिव अर्बन एग्रीकल्चर का। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के अंदर समाधान मिलेगा, जैसे लिमिटेड एरिया के अंदर किस प्रकार से एग्रीकल्चर की जाए, विशेष रूप से शहरों के अंदर किस प्रकार से एग्रीकल्चर की जाए। हम इसे कंक्लूड कर सकते हैं 3 एट्रीब्यूट्स के रूप में इनोवेटिव अर्बन एग्रीकल्चर को, जिसके अंदर एनवायरमेंटल असेसमेंट है और ये एनवायरमेंटल असेसमेंट टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी के रूप में हो सकता है, फार्म स्केल के रूप में और क्रॉप टाइप्स के रूप में। इनोवेटिव अर्बन एग्रीकल्चर लाइकली रिक्वायर मोर रिसोर्सेज, यानी कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की होगी, एनर्जी की होगी, देन अर्बन एग्रीकल्चर एंड रूरल एग्रीकल्चर। रूरल एग्रीकल्चर और अर्बन एग्रीकल्चर के अंदर ज़्यादा रिसोर्सेज, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इनोवेटिव अर्बन एग्रीकल्चर के अंदर इन सब चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता होगी और विशेष रूप से एसोसिएटेड एनवायरमेंटल जो इम्पैक्ट्स हैं वो भी इसके साथ में शामिल रहेंगे। इससे फूड जो डिमांड्स है वो बढ़ेगी और विशेष रूप से जो कंट्रीज हैं जिनके अंदर कॉमर्शलाइजेशन हो रहा है एग्जिस्टिंग अर्बन एग्रीकल्चर का और इनोवेटिव अर्बन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का, उनके अंदर मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा रूरल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का। और इनोवेटिव अर्बन एग्रीकल्चर जो है उसे कंटिन्यूड फ्यूचर एज लॉन्ग एज रेस्पेक्ट्स ऑफ 3 सस्टेनेबिलिटी पिलर्स, उसमें पीपुल होंगे, प्लेनेट होंगे और प्रॉफिट होगा, यानी कि लोगों को अच्छी चीज़ मिले, इस पृथ्वी के ऊपर वो खुश रहें और उन्हें मुनाफा ही मुनाफा मिले। इसलिए हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हमें एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को असेस करना होगा इनोवेटिव अर्बन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए, जो कि असेसमेंट बेस्ड रिजल्ट्स लेंगी, जिससे एनकरेजमेंट मिलेगा इवन मोर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस ऑफ इनोवेटिव अर्बन एग्रीकल्चर के रूप में सामने आएंगी। इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो के माध्यम से ग्रीन रिवॉल्यूशन के साथ में
जो इनोवेशंस हैं, जैसे ग्लोबल फूड डिमांड किस प्रकार से पूर्ति हो रही है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर मेथड्स डेवलप हो रहे हैं, और आने वाले समय के अंदर जो जगह की शॉर्टेज है, जल की शॉर्टेज है, लाइट की शॉर्टेज है, पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स ज़्यादा यूज कर रहे हैं, उन सारी समस्याओं से निजात मिलेगी और प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, कम जगह के अंदर, कम संसाधनों में, कम लेबर के साथ में, ये सब चीज़ें हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगी, ऐसी मैं अपेक्षा कर रहा हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ई कंटेंट के लिए हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर NK बावलिया से एज वेल एज आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उनसे जुड़े रहिए। कोरोना काल में घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।